नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी आवाज़ ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर दोनों क्लियर होगा। तो आइए आज की सभा में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे। यानी मूल रूप से जो विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम ही है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दोनों को समग्र रूप से बहुत ही व्यापक तरीके से, सारगर्भिक तरीक़ों से उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को जानेंगे और एकदम बॉटम से उठाकर टॉप तक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो उसमें पढ़ने से पहले हमें संविधान का एक झलक देखना पड़ता है, और संविधान का जब झलक देखते हैं तो उसमें डिटेल जाने से पहले संविधान के कुछ मूल अवधारणाएं हैं उसको जानना पड़ता है। और वही संविधान में जो प्रावधान है वो प्रस्तावना का प्रावधान है। तो पॉलिटी पढ़ने के क्रम में, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के क्रम में, दोनों को डीप में जाने के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, वो क्या दर्शाती है, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत में किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार वो जुडिशियरी को, किस प्रकार वो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी व्यवस्थाएं होती है सभी को नियंत्रण करने का सभी प्रावधान प्रस्तावना में डाला गया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना। मेरा जो आज का विषय है प्रस्तावना है, और ये प्रस्तावना लगभग कल की क्लास तक चलेगी। तो जब प्रस्तावना हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्रियम्बल, तो आपको ये जानना होगा कि प्रस्तावना क्या है। इन जनरली अगर प्रस्तावना के भाषा जाने तो प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना संविधान का भूमिका या आमुख के भांति है, जिसमें संविधान का उद्देश्य एवं आदर्श शासन प्रणाली व उसके स्वरूप का वर्णन होता है। संविधान का लागू होने का तिथि का यह दर्शाता है। तो संविधान में प्रस्तावना आखिर क्यों है? तो इसमें आप वर्ड देखे होंगे, एक भूमिका है। जैसे कि आप कोई किताब लिखते हैं तो आप किताब लिखने से पहले जब लास्ट करते हैं किताब लिखकर, तब आप लिखते हैं कि किताब ये जो थीसिस किया है, जो रिसर्च किया है, वो आखिर किस पर बेस है, किस पर वो आधारित है, उसका सारी समग्र जानकारियाँ आप किताब के अंत में डालते हैं। उसी प्रकार प्रस्तावना है कि भारतीय संविधान में लोगों ने क्या सोचा, आखिर बनाया तो उसमें क्या लिखा, वो सारी बातें प्रस्तावना में दी गई है। तो एक भूमिका है, आमुख की भांति है, जिसमें संविधान का उद्देश्य को बताता है, उद्देश्य और आदर्श को बताता है। तो उद्देश्य क्या होगा? समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता आदि जैसे ही तो कुछ बात होंगे प्रस्तावना में। तो ये सब चीज़ें हैं। आदर्श शासन प्रणाली व स्वरूप तथा संविधान लागू होने के तिथि को दर्शाता है। यानी आप सोचिए, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब ये क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी ये जानिए कि प्रस्तावना आखिर व्याख्यान किस चीज़ को करता है। तो ये संविधान लागू होने की तिथि का भी उजागर करता है। तो मूल रूप से प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक दर्शन है, संविधान का एक भूमिका को बताता है, दर्शाता है, और संविधान लागू होने के तिथि को भी उजागर करता है। तो ये चीज़ें वाला जो मामला है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। यानी प्रस्तावना आखिर किसमें होता है? लिखित संविधान में होता है। तो अब देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब लिखित संविधान है तो इस संविधान में अनेक प्रकार की बातें डाली गई है, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही योग्यता वाले लोग को शामिल किया गया था, जिन्होंने सालों, कई सालों की मेहनत के बदौलत उन लोगों ने संविधान को तैयार किया। तो प्रस्तावना जो है वो विशेषतः लिखित संविधान का क्या है, विशेषताएं हैं। इसी के पैरेलल आगे देखिएगा तो स्पष्ट होगा कि अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है। अलिखित मतलब अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना होता है उसकी अभाव होती है। अब अभाव होती है तो आप प्रश्न उठा भी सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अनरिटेन है तो उसको कैसे, आखिर उसका जो विधियां होती है, कानून होती है, उसमें लागू कैसे होती है, उसके बारे में प्रश्न बनता है। तो आप जानिए ऐसे कि अलिखित संविधान जहाँ पे मीन्स संविधान ना हो तो क्या उसका अधिकार नहीं होगा? अधिकार बिल्कुल होगा। तो लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या अलिखित, ऐसे अलिखित क्या अधिकार होगा? हम अगर कह दिए कि मुझे अलिखित अधिकार है तो क्या अलिखित अधिकार है? तो ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन के जो बड़े बड़े हिस्टोरियन, बड़े बड़े जो थिंकर्स था, उन लोगों ने बताया कि जो ब्रिटेन का रीति रिवाज परंपरा, खास करके जो राजनीतिक परंपरा और कानूनी परंपरा था, उस पर वहाँ पे क्या होगा, कानून लागू होंगे। अगर वहाँ पे भी द्वंद्व आ जाए तो ऐसे में वहाँ के जो एक विद्वानों का टीम है वह बताएगा कि देखिए पूर्व के समय में बड़े बड़े जो विद्वान थे, जैसे में डाइसी और लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि यूरोपियन लोगों ने ब्रिटेन के रीति रिवाज और कानूनों को निर्वहन को लेकर यह माना है, अतः यह विधि और यह बातें ही सत्य योग्य है। तो ऐसे वहाँ पे क्लैरिफाई करने का प्रयास लोग करते हैं। तो ये समझ गए कि अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का अधिकार नहीं होता है। अब मान लिया जाए भारत में प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में सारी बातें समता, समानता, स्वतंत्रता लिखा गया है, लेकिन जहाँ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ तो प्रस्तावना नहीं है, तो क्या उसमें लोगों के समता समानता का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है लेकिन उजागर नहीं किया गया है, उस बातों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं गया है। जैसे अगर आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय प्लेटफॉर्म पर कोई पूछे आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है, आप संविधान का एक प्रति आप ऐसे पेज दिखा देंगे कि भाई साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात में हमारा मतलब फंडामेंटल राइट्स है, और ये फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हम अपना जो डिग्निटी पूर्वक जीवन है वो जी सकते हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ इस तरह के मामला और इस तरह के विधियों का अभाव पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका फंडामेंटल राइट है, नहीं है, लेकिन वह एक तरह से पारदर्शी नहीं है, और पारदर्शी ना होने के कारण मतलब कि किसी भी चीज़ों को विजुलाइज नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो है। आगे बढ़ते हैं। उसी के पैरेलल संविधान के ही विषय में देखिए तो प्रत्येक लिखित संविधान में भी प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। तो क्या हुआ, अब देखिए तो ये लाइन पढ़ने से इस वाले का उत्तर निकल कर आया कि अगर कोई भी संविधान है भी रिटेन तो उसमें प्रस्तावना हो, ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। क्योंकि अगर प्रस्तावना लिखित भी है और उसमें यदि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित भी है और यदि उसमें प्रस्तावना का पाया नहीं जाता है तो ऐसे में भी लोगों का फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। राज्य बाध्य है कि अपने लोगों को वो फंडामेंटल राइट्स देगी। तो इस चीज को आप समझिए कि प्रत्येक लिखित संविधान में भी प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल का होना जरूरी नहीं है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो लिखित अलिखित है इसमें कुछ बेसिक डिफरेंट देख लेते हैं कि ये जैसे मान लिया जाए संविधान है तो संविधान
दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान होते हैं और दूसरा अलिखित संविधान होते हैं। तो जो लिखित संविधान होता है वैसे संविधान है जो किसी देश का संविधान का अधिकांशतः हिस्सा संहिताबद्ध हो, मतलब कोडिफाइड हो, व्यवस्थित रूप से सजा हो, जैसे आर्टिकल, एक क्लॉज, सब क्लॉज इसमें बटा हो, इसे ही हम कहते हैं लिखित संविधान। मतलब कोडिफाइड किया हो, संहिताबद्ध हो, व्यवस्थित रूप में वो क्या हो, सजा हुआ हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे मुख्य रूप से हम कहेंगे कि वो जो संविधान है लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान में क्या बातें आती है, तो संविधान का अधिकांशतः हिस्सा क्या हो, अलिखित हो। अलिखित मतलब वहाँ के राजनीतिक परंपरा, मूल्य आदि पर चला आ रहा हो, आधारित हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर आता है क्या, प्रस्तावना की मुख्य बातें, कि आखिर प्रस्तावना का मुख्य बातें क्या है, प्रस्तावना किस पर फोकस है। तो प्रस्तावना की मुख्य बातें देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो जानना है वो जानना है सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य। आखिर सत्ता का उद्देश्य क्या है, समझिए आप ऐसे कि जब एक लोकतांत्रिक देश में संविधान होता है तो संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और चूंकि लोकतंत्र में जनता के माध्यम से ही उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो वह शासन जो है मुख्य रूप से जनता में निहित होता है। इसलिए जब आप प्रस्तावना का मुख्य बातें देखिएगा तो उसका जब स्रोत खोजेंगे तो स्रोत कौन है, सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। सत्ता का स्रोत जब पता चलेगा कि जनता है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सत्ता का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक या गणराज्य। ये सारे क्या हैं, स्वरूप है सत्ता का, कि हम आपको सत्ता दिए हैं तो आपको क्या बहाल करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लानी है। ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखा गया है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है न्याय करना, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये प्रस्तावना के क्या होते हैं, मुख्य बातें होते हैं, और उसका स्रोत कौन होता है, जनता होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो संविधान था, जो इस देश का संविधान था, वो कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से क्या हो गया, तैयार हो गया। कहाँ का संविधान, भारत का संविधान। यानी कि ऑल ओवर फाइनली रूप से जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे हम नहीं जानेंगे, लेकिन यहाँ पे यह बात जानना जरूरी है कि लागू भले हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन परंपरा कहती है कि जिस दिन संविधान का निर्माण हो उस दिन कुछ भागे लागू होना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने और उनके पूरे सभाओं ने यह तय किया कि आज का दिन कुछ ऐसे बातों को भी लागू कर दिया जाए जो निरंतरता में वो चला आ रहा हो। जैसे में 26 जनवरी 1949 को ये लोग क्या लागू किए, नागरिकता, नागरिकता, चुनाव निर्वाचन, अंतरिम संसद, संक्रमणकालीन प्रावधान। ये 4 ऐसी बातें थी जिसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। बाकी चीज़ें जो थी वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए एक शब्द में उद्देशिका के बारे में। आखिर उद्देशिका क्या है, उद्देश्य क्या है। जब हम एक नए देश जो कि अंग्रेज़ों से गुलाम हुआ रहा देश आज़ाद हुआ, और वह आज़ादी पाने वाला देश चूँकि अब संविधान की ओर मुड़ा था, एक नई दुनिया में अपनी छवि को बनाना चाहता था,
तो उसके लिए संविधान जरूरी था। तो संविधान में कुछ आदर्श दिए गए थे। आखिर संविधान बनाने के लिए जब वहाँ पे संविधान सभा के लोग बैठे तो उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य को ही हम उद्देश्य प्रस्ताव कहेंगे। तो उद्देशिका क्या था संविधान में, आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रस्तावना है, लेकिन संविधान में प्रस्तावना कहीं नहीं मिलता है, उद्देशिका शब्द मिलता है। तो उद्देशिका देन भी है किसका, उद्देश्य प्रस्ताव किनका देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आखिर संविधान में क्या हुआ था, तो इसको 1 मिनट में समझिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, शपथ ग्रहण आदि वगैरह होता है। फिर 13 दिसंबर से फाइनली संविधान बनाने हेतु कार्य चालू हो जाते हैं। अब इस कार्य में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ उद्देश्य रखा और वह कहा कि ये बातें संविधान में होना चाहिए। यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कुछ बातें रखा और उस बात को ही हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं कि मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि संविधान के निर्माण में ये मूल बिंदु होगा जिसे केंद्रित किया जाना चाहिए। फाइनली रूप से भारत के संविधान सभाओं ने उसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। फिर संविधान का निर्माण होने की जो गतिविधियां था लगभग 2 वर्षों तक चला और 2 वर्षों के कालक्रम में फिर वो निर्माण हुआ। तो ये चीज़ें सभी था जो मैंने डिटेल में जहाँ जिसकी ज़रूरत थी बताने का काम किया। फाइनली रूप से थोड़ी सी समराइज कर दे इस वाले खंड को तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि संविधान का निर्माण हुआ पूर्ण रूप से, यानी संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन कुछ बातें लागू की गई थी। बहुत लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। तो उस दिन भी कुछ बातें लागू की गई थी, जैसे में नागरिकता, चुनाव निर्वाचन और अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान आदि व्यवस्था। जैसे में अंतरिम संसद, अब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस कार्यकाल में कौन काम करता, तो अंतरिम संसद का गठन हुआ था और उसमें कुछ चुनकर लोग आए थे। इसी प्रकार 26 जनवरी 1949 को कुछ प्रावधान लागू हुए थे और बाकी जितने बातें थी संविधान की वो सारी बातें 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये सभा आज के लिए यहीं तक, मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।